उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन एक खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करना होता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति भी लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दें या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उन्हें अपने पद से हटा दिया जाए या किसी अन्य कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। जैसे डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, जो सरकार के मुखिया होते हैं और कार्यपालिका के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। अतः प्रधानमंत्री भारत देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देता है, उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा और उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। लेकिन 1989 के बाद ऐसे अनेक अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, जिस कारण अनेक राजनीतिक दलों को मिलकर गठबंधन बनाना पड़ा, जिससे लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त हो। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार्य होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री यह तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे। वह विभिन्न मंत्रियों के पद और उनके मंत्रालयों का बंटवारा करता है। यह ध्यान में रखा जाता है कि मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाए। इसी प्रकार से राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्रियों को चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अब हम मंत्रिपरिषद के आकार को देख लेते हैं। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था, तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था, क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यह सिर्फ केंद्र में ही नहीं हो रहा था, बल्कि अनेक राज्यों में भी ऐसा ही हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों के विधानसभाओं में भी कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संसदीय शासन की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और उसके देखरेख में रहती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है।
सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे वह निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर उसे अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए आवश्यक है। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोपरि स्थान है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, जबकि किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या मंत्रिपरिषद से हटाए जाने पर या फिर उसके स्वयं त्यागपत्र दे देने के कारण मंत्रिपरिषद में केवल उस मंत्री का स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा था। प्रधानमंत्री संघीय मामलों में प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता रहता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व करना, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, मीडिया तक उसकी पहुंच, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का प्रभाव तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि इत्यादि। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिला, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां तो निर्विवाद रहीं, परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकारें बनी, तब ये बात नहीं रही। 1989 के बाद हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा है। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए भी सत्ता में नहीं रहीं। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया या फिर वे हटा दी गईं। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज बहुत प्रभावित हुआ है। इसके कई प्रभाव हुए हैं, जैसे इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है। गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में प्रधानमंत्री की सत्ता में सेंध लगी है और प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकार जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल आपस में सहयोग करके सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियां बन पाती हैं और इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह से लोकतांत्रिक कार्यपालिका काम करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है और वह यह कि राज्य में एक राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। वैसे राज्य स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं।